हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, मानो वो अपना सब कुछ खो चुकी हो। उसकी उम्र मुश्किल से 16 या 17 साल की रही होगी। मेरी बूढ़ी आंखें उस मासूम के सलोने मुखड़े से लग गई थी। मुझे घबराहट होने लगी थी। ना जाने किसकी बेटी है जो सांझ ढले ट्रेन में बैठकर कहाँ जा रही है। मैंने अपनी नौकरी में 36 साल बच्चों के बीच बिताए थे। उनकी शक्ल देखकर मैं उसकी तकलीफ जान जाता था। ये भी तो बच्ची ही थी। मेरा दिल शोर करने लगा था। मुझे उस लड़की के साथ कुछ गलत होने का आभास होने लगा था। मैं चंद्रमोहन शर्मा, रिटायर्ड शिक्षक, अपने बेटे बहू से मिलने दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा हृदय अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए मन तड़प रहा था तो मैं चल पड़ा था। मैंने स्टेशन पर टिकट कटाया और ट्रेन में बैठकर खुलने का इंतजार कर रहा था। तभी वो लड़की मेरे सामने वाली सीट पर आकर सकुचाती सी बैठ गई थी। बाबा, ये ट्रेन दिल्ली तक ही जाएगी ना? उसने अपनी मीठी आवाज में पूछा था। हाँ, पर तुम्हें कहाँ जाना है बेटी? मैंने उससे जानना चाहा, पर वो चुप रही। उसके पास कोई सामान नहीं था सिवाय एक रुमाल के, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में कसकर रखा था। शायद उसमें कुछ पैसे रहे होंगे। वो बड़ी ही मायूस लग रही थी। मुझे भी उसे टोकना ठीक नहीं समझा और खिड़की के बाहर से छूटते स्टेशन के नज़ारे को देखने लगा। ट्रेन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैंने चाय वाले से चाय लेकर पी। तुम चाय पियोगी? अपनी ओर उसे देखता पाकर मैं पूछ बैठा था। उसने सर इनकार में हिलाया। ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। ओह भाई, यहाँ तो बड़ी गर्मी है। मैं इतनी देर कैसे रह पाऊंगा? गेट से एक लड़का बोलते हुए अंदर आया और उस लड़की के पास जा बैठा था। उसकी उम्र लगभग 27 साल के पार रही होगी। लड़के की शक्ल तो ठीक ठाक सी थी, ऊपर से वो सूट बूट लगाए बेहद पैसे वाला लग रहा था। आप कहाँ जा रही हैं मिस? उसने बड़ी बेतकल्लुफ होकर उस लड़की से पूछा था। जहां किस्मत ले जाए। कुछ देर तो वो चुप रही थी, फिर हौले से सर झुकाती बोली थी। उसने अपनी हिरणी जैसी मासूम आंखों से बड़ी कातर दृष्टि से मेरी तरफ देखा था, फिर अपना सर खिड़की की तरफ घुमा ली थी। मैं बहुत गौर से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अब मैंने एक लंबी सांस भरी थी। मेरा अपना लगाया अंदाजा बिल्कुल सही था। वो लड़की जरूर घर से भागकर आई थी। अब मेरा दिल कांप उठा था। इतनी कम उम्र की मासूम सी बच्ची घर से भाग आई थी। इसके घर में तो कोहराम मचा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था? क्या इसे जमाने के बेपर्दा नजरों वाले लोगों से डर नहीं लगता है? मैं बेहद दुखी होकर बस उस लड़की के बारे में ही सोचे जा रहा था। ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो लड़का अपने बेभाव की बातों को मस्ती में हाँकना शुरू कर चुका था। वो जवान था और अकेली सुंदर लड़की पाकर उसके दिमाग में खुराफात भरने लगी थी। हमारे बोगी में और भी पैसेंजर थे जो उस लड़के की चक चक से परेशान हो रहे थे। मैं तो केरल में रहता हूँ, वहाँ तो हमारे दिल्ली जैसी सुंदर लड़कियां नहीं मिलती, वरना मैं तो कब का शादी कर चुका होता। अब मेरे पापा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आज मैं अपनी शादी के लिए ही घर जा रहा हूँ। कल लड़की देखनी है। अभी तक तो मुझे कोई पसंद नहीं आई थी, पर आज मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगने लगी है। वो मक्कारी से उस लड़की को देखते हुए बोला था। हमारी बोगी में जल रहे पीले बल्ब की रोशनी में उसके अच्छे खासे चेहरे से भी मुझे साफ दिख रहा था कि उसकी नीयत सही नहीं है। अब सब उसकी बातों से बोर होने लगे थे। अरे वहाँ तो पानी की बहुत कमी है। लोग समुद्र में जाकर एक सप्ताह बीच करके नहाते हैं। बेशर्मी से बोलता वो ठठाकर हंस दिया था। मुझे उसकी फूहड़ बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर उन दोनों में बातचीत होने लगी थी। मुझे झपकी आने लगी थी, पर मैं उस लड़की के कारण सोना नहीं चाहता था। वो लड़का मुझे बहुत ही घाघ और काइया इंसान लग रहा था। हाँ, मैं अपने ऑफिस में किसी को भी नौकरी दिला सकता हूँ। वहाँ के बॉस मेरे काम से बहुत खुश रहते हैं। तुम चाहो तो तुम्हें वहाँ रखवा दूंगा। ना जाने लड़की ने धीरे से क्या कहा था, जिस पर वो खुशी से बोला था। अब गर्मी से काफी उमस हो रही थी, पर रात गिरने के साथ खिड़की से कुछ ठंडी हवा आने लगी थी। अब पैसेंजर सब कुछ राहत महसूस कर धीरे धीरे सोने लगे थे।
मेरी आंखें भी ना जाने कब लग गई। जब मेरी नींद टूटी तो रात के 1:30 बजे थे। मैंने आंखें मलते हुए सामने के बर्थ पर देखा था। वो लड़की उस लड़के के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। वो लड़का एक हाथ से उस लड़की का हाथ थामे और अपने दूसरे हाथ से उसके पीठ पर अपनी हाथ फिरा रहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था। ए लड़के, अपना हाथ आगे करो। यही तुम्हारी शराफत है जो एक सोई मासूम लड़की का फायदा उठा रहे हो। इतनी देर से सब कुछ झूठ ही ढींग हाँक रहे थे। ओ बाबा, अपना काम कीजिए। आप तो खुद अब बूढ़े हो गए हैं और चले हैं मुझे पाठ पढ़ाने। अपनी नींद पूरी कीजिए वरना सुबह थकान हो जाएगी। उसने मुझे तिरस्कार से देखते हुए कहा था। मैं चुप होकर उस मासूम को देखता रहा। शायद उसकी नींद टूटे और वो लड़के को रोक दे। कुछ देर बाद एक स्टेशन आया तो वहां ट्रेन रुक गई थी। उस लड़के ने उस लड़की को हिलाकर उठाया था। मेरा घर आ गया। मैं तो चलता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उससे पूछता वो अपना हाथ लड़की की ओर बढ़ा चुका था। मुझे लगा वो लड़की मना करेगी, पर वो मुंह से बिना कुछ बोले उसका हाथ थामती उठ खड़ी हुई थी। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ए छोड़ो उसका हाथ। मैंने उठकर उन दोनों को लताड़ा था। और तुम ना जाने कहां से आई हो और एक कौन है, बिना जाने इसके साथ चल पड़ी हो। तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगता है? तुम्हें अपने माँ बाप की कुछ परवाह नहीं है? वो कातर दृष्टि से मुझे देखने लगी थी। मैंने लड़की का हाथ पकड़कर उस लड़के के हाथों से खींच लिया था। वो चुप होकर खड़ी रह गई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपना काम कीजिए, आपको समझ नहीं आता है क्या? वो लड़का अब मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला था। चलो, वो लड़की से बोलता आगे बढ़ा था। फिर लड़का गेट तक पहुंचकर उस लड़की को देखने लगा था जो मेरे पास ही सर झुकाए खड़ी थी। शायद वो सोच रही थी कि क्या करें। हम दोनों की आवाज से बोगी के सारे लोग धीरे धीरे जागने लगे थे। वो लड़का पलटकर तेजी से लड़की के पास आने लगा था। मैं उसे आता देख आगे बढ़कर उस लड़की के सामने अड़कर खड़ा हो गया था, पर उस लड़के ने मुझे जोर से धक्का देकर सीट पर गिरा दिया और लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर चला गया था। मेरा सर बर्थ से जोर से टकरा गया था। मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ, इसलिए मैं तुरंत उठ नहीं पाया था। बोगी के सारे लोग मुझे संभालने लगे थे। मैंने उन सबको लड़की को रोकने को कहा, पर वो लोग मुझे ही समझाने लगे। छोड़िए ना चाचा, वो दोनों जवान हैं, वो आपस में प्यार करने लगे हैं, शायद जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। अब आप या हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वो अभी एक नासमझ बच्ची है। मैं जोर से चीखता अपना छोटा सा बैग उठाकर बाहर चल पड़ा था। नीचे स्टेशन पर उन दोनों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा था। वहां से कुछ आगे स्टेशन के बाहर बस स्टॉप था और बगल में थाना भी था। मैं तेजी से थाने के अंदर घुसा था। वहां कुर्सी पर वर्दी वाले को मैंने जोर से आवाज लगाई थी। साहब, कौन है? क्या बाबा, इतनी रात में आपको नींद नहीं आती? मेरी इतनी अच्छी नींद हराम कर दी। वो इंस्पेक्टर मुझे देखते हुए नींद से अलसाया स्वर में बोला था। इंस्पेक्टर साहब, मैं चंद्रमोहन शर्मा हूँ। एक लड़की की इज्जत का सवाल है, वरना आपको परेशान नहीं करता। आप कृपा करके मेरे साथ चलिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने खुशामद करते हुए हाथ जोड़ दिया था। कहाँ है लड़की? वो अब सतर्क होते हुए सीधा हुआ था। लड़की के नाम पर उसके भी कान खड़े हुए थे और अब वो मेरे पीछे झांकने की कोशिश करने लगा था। मैंने शाम से हुई सारी घटना उन्हें बताई और उन्हें उनके बाल बच्चों की दुहाई दी थी। वो इंस्पेक्टर भले आदमी थे, मुझे ना घबराने के लिए कहकर बैठने को बोले थे। शंकर गौरव, जल्दी यहाँ आओ। इंस्पेक्टर ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को पुकारा था। जी साहब, 2 सिपाही आंखें रगड़ते हुए आए थे। तुम दोनों अभी तुरंत बस स्टॉप पर जाओ और पता लगाओ कि अभी आधे घंटे के अंदर एक जवान लड़का और 16 साल के आसपास की लड़की ने कौन सी सवारी कहां जाने के लिए पकड़ी है, और मुझे जल्दी आकर बताओ। जी साहब, वो दोनों एक साथ बोलकर चले गए थे। मैं कुर्सी पर बैठा ईश्वर से उस मासूम लड़की की सलामती की प्रार्थना करने लगा था। वो दोनों लगभग आधे घंटे बाद आए थे। इतनी देर मैंने किस प्रकार काटी मैं ही जानता हूँ। वो दोनों धीमी आवाज में इंस्पेक्टर से कुछ बातें करने लगे थे। चलिए चंद्रमोहन जी, इंस्पेक्टर साहब अपनी टोपी सर पर जमाते हुए बोले थे। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की मिल गई ना? वो ठीक तो है ना? मैंने उठते हुए विचलित होकर पूछा था। अब चलिए मेरे साथ, वो मिल गई है, बोलकर वो आगे बढ़ गए थे। दोनों सिपाही भी हमारे साथ ही विदा हुए थे।
हमारी गाड़ी तेजी से चल रही थी। फिर हम सब एक सस्ते से होटल के सामने उतरे थे। इंस्पेक्टर साहब तेजी से अंदर घुसकर काउंटर पर बैठे लड़के के पास गए थे। हम तीनों भी उनके साथ ही थे। वो लड़का लड़की कौन से कमरे में है जो अभी कुछ देर पहले आए थे? लड़के से कड़क आवाज में इंस्पेक्टर साहब ने पूछा था। कौन लड़का लड़की? यहाँ कोई नहीं आया है। पुलिस देखकर तो उस लड़के का होश पहले ही उड़ गया था, पर वो अपने जवाब पर अड़ गया था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा था। शंकर, जरा इसे बाहर निकालकर 4 डंडे तो लगा, फिर ये फटाफट बोलेगा। शंकर आगे बढ़कर उसे खींचते हुए काउंटर से बाहर ले आया और अपना एक डंडा कसकर उसके पीछे लगाया था। वो लड़का बिलबिला उठा था। नहीं नहीं, अब नहीं मारो, मैं बताता हूँ। वो लड़का उस लड़की को लेकर रूम नंबर 22 में गया है। अब जाकर जल्दी से उस कमरे का दूसरा चाबी ले आ और हमें वहां ले चल, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा था। उसने दौड़कर अपने काउंटर के टेबल का दराज खोलते हुए चाबियों का गुच्छा निकाला था। होटल के सारे कमरों की एक्स्ट्रा चाबी का एक गुच्छा था। कमीने इंसान, छोड़ उसे। दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देखकर मैं चीख पड़ा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस लड़के को बिस्तर से धकेलकर नीचे गिराया था। वो लड़का पुलिस को सामने देखकर बाहर भागने लगा था, पर दोनों सिपाहियों ने इसे 2-4 डंडे लगाकर पकड़ लिया था। बाबा, मुझे बचा लीजिए। वो लड़की बिलखते हुए अपने फटे कपड़ों सहित मेरे सीने से लग गई थी। मैंने उसे पुचकारते हुए चुप कराया था। बिस्तर के नीचे से उसके फेंके दुपट्टे को उठाकर इंस्पेक्टर ने उसे उड़ाया था। अब वो खुद को ढकती मुझसे अलग हुई थी। मैंने उसके चेहरे को देखा था। उसके दोनों गालों पर थप्पड़ के छाप पड़े हुए थे। तुमने इस मासूम के साथ गलत करने की कोशिश की? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने गुस्से से जाकर सिपाही के पास खड़े मुझे नफरत से घूरते उस लड़के को थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया था। चंद्रमोहन जी, अब आप छोड़ दीजिए। हम इसकी तो ऐसी धुलाई करेंगे ना कि ये जीवन भर अब किसी लड़की को देखने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए हम लोग थाने चलते हैं। इंस्पेक्टर ने गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए मुझे रोका था। कुछ देर बाद हम सब थाने में बैठे थे। लड़की अभी भी रह रहकर हिचक उठती थी। मैंने प्यार से उससे पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है बेटी, और तुम्हारा घर कहाँ है? बाबा, मेरा नाम जिया है। मैं रामबाग गांव की हूँ और घर से गुस्से में चली आई थी। मैं तो बीच रास्ते में ट्रेन से कूदकर मर जाती, पर वो लड़का 2 पल और रुक गई थी। उसने मुझे बहलाकर अपने साथ कर लिया और फिर होटल ले आया। उसने मुझे केरल में अच्छी नौकरी और घर दिलाने के सपने भी दिखाए थे। उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। मैंने भागने की कोशिश की तो उसने मुझे बहुत मारा और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, पर बाबा आपने आकर मुझे बचा लिया, बोलकर वो फिर रोने लगी थी। मैंने उसका सर सहलाया था। ओ, अब जेल में है, तुम सुरक्षित हो बेटी। अपने पापा का नाम बताओ और मोबाइल नंबर दो, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे पापा को बुला लेंगे। मेरे कहने पर वो धीरे से पापा का नाम और नंबर बताने लगी थी। इंस्पेक्टर ने मोबाइल से कॉल लगाया था। दूसरी तरफ से एक ही रिंग में फोन उठा लिया गया था। अपनी बेटी के रात में घर से बाहर होने से सबकी नींदें उड़ी हुई होंगी। हेलो, आप मनोज शर्मा बोल रहे हैं? जी, आप घबराइए मत, आपकी बेटी जी बिल्कुल ठीक है। आप लोग मीरगंज थाने आ जाइए, धीरे ही आइएगा, हम सब यही हैं। देखो जिया, तुमने गलती तो बहुत बड़ी की, पर इन भले आदमी के कारण आज तुम सुरक्षित हो। ये तुम्हारे लिए भगवान बनकर आए थे। कोई भी आदमी दूसरे के लिए इतना नहीं करता है। आज के जमाने में लड़कियां दिन को भी सुरक्षित नहीं है और तुम शाम में घर से भाग आई। इंस्पेक्टर ने जिया से कुछ कठोर स्वर में कहा था। ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम अपना घर छोड़कर भाग आई? तुम तो शायद अभी पढ़ती होगी ना, क्या अपनी बात घर वालों को नहीं समझा सकती थी? लीजिए साहब, मैं ले आया। शंकर एक थैले लिए अंदर आया और टेबल पर रख दिया था। जिया, इंस्पेक्टर ने आवाज दी तो जिया ने अपना सर उठाकर उनकी ओर देखा था। इंस्पेक्टर का दिल पसीजने लगा था। उसकी आंखें रो रोकर गुलाबी हो गई थी। उन्होंने उसके चेहरे से अपनी नजर फेर ली थी। ये कपड़े मेरी बेटी के हैं, यहाँ पीछे बाथरूम है, जाकर कपड़े बदल लो। तुम्हारे पापा तुम्हें इन कपड़ों में देखकर घबरा जाएंगे, कहते हुए थैला उठाकर उसके हाथों की तरफ बढ़ा दिए थे। जिया ने आंसू भरे नजरों से इंस्पेक्टर को देखा और वो थैला थामते हुए अंदर चली गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, भगवान मैं नहीं आप हैं।
वरना कौन ऐसे किसी के लिए अपनी बेटी के कपड़े मंगवाता है। मेरा सर उनके आगे नतमस्तक हो गया था। चंद्रमोहन जी, ये मेरा फर्ज है। फिर ये लड़की मेरी बेटी की उम्र की ही है और वो मुझे फटे कपड़ों में सिमटी सिकुड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अभी उसके घर वाले उसे इस फटे कपड़ों में देखते तो ना जाने कितने सवाल करते। उन्हें इस बारे में मैं खुद बताऊंगा, आप लोग चुप रहिएगा। आखिर लड़की की मर्यादा की बात है। मैं नहीं चाहता कि उसके घर वाले उस जिया को गलत नजरों से देखे। कहकर वो सामने से आती जिया को देखने लगे थे। लीजिए चंद्रमोहन जी, खाना खाइए। शंकर और गौरव 2 थाली लेकर आए थे। लो जिया, तुम भी खाओ। इंस्पेक्टर ने हम दोनों से कहा था, मुझे भूख तो सच में बड़ी जोरों की लगी थी। जिया भी धीरे धीरे खाने लगी। खाने के बाद उसने बताया था कि वो इंटर में पढ़ती थी। अपनी 5 बहनों में वो दूसरे नंबर पर थी। उसकी बड़ी बहन की शादी तय होने वाली थी, पर जब लड़के वाले उसकी बहन को देखने आए तो अपने छोटे बेटे के लिए जिया का हाथ मांग लिया था। मनोज शर्मा ने कहा कि ये तो बहुत छोटी है, हम कुछ दिन बाद उसकी शादी करेंगे। तो उन लोगों ने बड़ी लड़की की शादी तोड़ने की धमकी दे दी थी। अब मनोज जी मजबूर हो गए। लड़का सरकारी विभाग में था और घर परिवार भी अच्छा खासा था। उनके लिए 5 बेटी को ब्याहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर पहले की शादी टूट जाती तो पूरा समाज तरह तरह की बातें बनाता और सबकी शादी करने में उनको बहुत परेशानी होती। और मजबूर होकर जिया की भी शादी तय कर दिए थे। जिया ने इस बात का बहुत विरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी थी। उसने माँ से रो रो कर कहा कि उसे पढ़ना है, उसका सपना कैप्टन बनना था। पर वो अपने बाकी की बेटियों के कारण उसे प्यार से जमाने की रीत समझाने लगी थी। दूसरे दिन जिया ने अपनी बड़ी बहन रीना से इस शादी से इनकार करने को कहा, पर वो भी उसका साथ नहीं दी और उसे शादी करने के लिए तैयार रहने को कहा था। जिया चारों ओर से मायूस होकर माँ के पर्स से 500 रुपए चुराकर कॉलेज से ही भाग आई थी। वो बस पकड़कर रेलवे स्टेशन आ गई थी और एक भरे ट्रेन में जाकर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि जब सब सो जाएंगे तो वो ट्रेन से कूदकर जान दे देगी, पर बीच में ही उस लड़के ने आकर उसे बहला लिया था। वो रोते हुए बोली थी, देखो जिया, जितनी गलती तुम्हारे घर वालों की है उतनी ही गलती तुम्हारी भी है। पर कहते हैं ना कि भगवान हर जगह होते हैं। आज तुम्हारा कुछ बुरा होने से पहले ही चंद्रमोहन जी तुम्हारे साथ शाम से ही थे और तुमको बचाने के लिए अपने बेटे के पास जाना छोड़कर बीच सफर में ही तुम्हें ढूंढते हुए मुझ तक आ गए। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर जिया से कहा था, जिया, अब जो हुआ उसे भूल जाओ और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छे से समझो। बोलकर वो जिया को देखने लगे थे। वो अपनी आंखें उनके चेहरे पर टिका दी थी। वो बेहद शर्मिंदा थी। आज के इतने बड़े हादसे से बचने के बाद उसे अपनी बेवकूफियों पर बेहद अफसोस हो रहा था। तुम अपने पापा या घर में किसी को भी आज के घटना के बारे में कुछ नहीं बताओगी। पर सर, पापा से झूठ बोलना, देखो जिया, आज के हादसे को जानने के बाद हो सकता है वो लोग तुमसे बात करने में हिचके या तुमसे नफरत ही करने लगे। इसलिए बस उन्हें ये कहना कि तुम्हारे पास टिकट नहीं था, जिसके कारण तुम्हें पुलिस पकड़कर यहाँ ले आई और चंद्रमोहन जी ने तुमसे सब बात जान ली थी, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ बैठे रहे। इससे आगे एक शब्द भी कम या ज्यादा नहीं बोलना है। अपनी बात खत्म कर वो जिया के पास उठकर आए थे। वो असमंजस की स्थिति में उन्हें ही देख रही थी। उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए वो प्रेम से बोले थे, देखो जिया, मेरी एक बेटी है प्रिया, वो भी इंटर में पढ़ती है। ये उसी के कपड़े हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी कैप्टन के ख्वाब देखने वाली दूसरी बेटी अपने घर वालों की नजरों में खुद को अपमानित महसूस करे। इसलिए जैसा कहा है वैसा ही कहना। आज के बाद तुम्हारा जो भी फैसला हो या गुस्सा हो, सब अपने घर में बैठकर हल करना, अपने घर से बाहर निकलकर नहीं। ये दुनिया बहुत गंदे लोगों से भरी है, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सावधान रहना होगा। जिया उठकर इंस्पेक्टर साहब के पैरों पर गिर गई थी और रोते हुए बोली थी, सर, काश कि मेरे पापा भी आपकी तरह मुझे समझ पाते। अरे आने तो दो, उन्हें मैं ही समझा दूंगा। बस तुम मेरी बातों को भूल मत जाना। इंस्पेक्टर जिया को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे। उसी समय 2 कदमों की आहट आने लगी थी। जिया, जिया, मनोज जी अपनी पत्नी के साथ तेजी से अंदर आ रहे थे। जिया दौड़कर अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगी थी। मुझे माफ कर दो माँ, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में कॉलेज से भागकर मरने जा रही थी। वो माँ को छोड़कर पापा के पैरों में गिर पड़ी थी।
वो उसे उठाकर गले से लगा लिए थे। फिर इंस्पेक्टर ने उन दोनों को वही बात बताई जो उन्होंने जिया को समझाया था। फिर मनोज जी को भी खूब समझाया था। मनोज जी, अभी जो लोग आपके पास शर्त रखकर आपकी दूसरी बेटी को भी अपने घर ले जाना चाहते हैं, वो लोग बाद में आपकी दोनों बेटियों को परेशान करेंगे और तब आप बहुत पछताइएगा। इसलिए उन लोगों को शादी से इनकार कर दीजिए। यदि वो लोग अच्छे होंगे तो आपके इनकार के बाद आपकी एक ही बेटी को बहू बनाकर ले जाएंगे, वरना हमारे समाज में लड़कों की अकाल थोड़ी ना पड़ गई है। जिया के घर नहीं लौटने के बाद मनोज जी को भी अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था और कॉलेज के आसपास बस स्टॉप और सब जगह उसे ढूंढकर थक चुके थे। अब सब भगवान के आगे बैठकर रो रहे थे और जिया की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। रीना ने भी अपनी बहन के जाने के बाद अपनी शादी से पापा को इनकार कर दिया था। उसकी माँ की आंखें तो रो रो कर सूज गई थी। उन दोनों ने चंद्रमोहन जी का आभार व्यक्त किया और अपनी गलती पर माफी मांगते हुए जिया के सपनों को पूरा करने का वचन दिया था। अब वो लोग अपने घर जाना चाहते थे। जिया एक बार फिर से चंद्रमोहन जी के गले लगकर रो पड़ी थी। धन्यवाद बाबा, मैं कैप्टन बनकर आपके पास जरूर आऊंगी। आप अपना फोन नंबर दीजिए, मैं आपसे रोज बात करूंगी। वो मासूमियत से बोली तो सबके चेहरे पर हंसी आ गई थी। इंस्पेक्टर ने अपने टेबल्स के दराज से छोटी सी डायरी निकाली और कुछ लिखकर जिया की ओर बढ़ा दिया था। ए लो जिया, मेरा भी नंबर रख लो, तुम कभी कभार मुझसे भी बात कर लेना। और हंसने लगे थे। जिया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और चंद्रमोहन जी का नंबर नोट कर डायरी अपने हाथों में बंद कर ली थी। धन्यवाद सर, आज की रात मैं हमेशा सबक की तरह याद रखूंगी। मनोज जी और उनकी पत्नी ने चंद्रमोहन जी और इंस्पेक्टर को जाते हुए बहुत धन्यवाद दिया और जिया उन सबको हाथ हिलाकर चली गई। मैं और इंस्पेक्टर दोनों मुस्कुरा दिए और अपने हाथ साथ में हिला दिए थे। चलिए चंद्रमोहन जी, अब आपको मैं दिल्ली ले चलता हूँ, आपके बेटे के पास। वहां मेरे मामा जी रहते हैं, मैं उनसे मिल लूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा था। फिर हम दोनों जब गाड़ी में बैठे तो सुबह का उजाला खिल रहा था। पूरे वातावरण में पंछियों के शोर से मधुर कोलाहल का संगीत गूंज रहा था। मैंने सूरज की तरफ देखा और उस अबोध बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।